हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQIAS हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। ज्योग्राफी प्री PYQ की सीरीज स्टडी IQIAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर मेरे द्वारा आज से कुछ समय पूर्व स्टार्ट की गई थी। ये इस सीरीज का अंतिम वीडियो है, अर्थात यहां पर यह सीरीज समाप्त हो गई है। आपका जो भी टारगेटेड ईयर है, चाहे वो 2025 हो, चाहे वो 2026 हो या फिर 27 हो, ये सीरीज आपके लिए ऑल टाइम अवेलेबल है। स्टडी IQIAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप इसको भविष्य के लिए सेव कर भी रख सकते हैं, या फिर जब भी आपको टाइम मिले आप इस सीरीज को बड़े ही क्रमवार तरीके से इस सीरीज की वीडियो देख सकते हैं। देखिएगा, मैंने पहले भी आपके साथ ये बात साझा की है कि भाई PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना महत्वपूर्ण स्थान है आपकी पूरी यूपीएससी की जर्नी में। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई आप ये पूरे वीडियो एक बार देखें जरूर। साथ ही साथ मैं ये दावा भी करता हूं कि ये काफी ज्यादा आपके कंटेंट को एनहेंस करेंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए उपयोगी अवश्य साबित होंगे। ठीक है, किताब में पढ़ने से अच्छा, यानी कि जब हम एक बुक में रीड करते हैं इन क्वेश्चंस को, तो उससे अच्छा रहता है कि कोई आए सामने और हमको ये क्वेश्चन समझा दे। तो बस वही प्रयास यहां पर मेरे द्वारा किया गया है। इसको आप भविष्य के लिए संभाल कर रखें और जब भी आपको टाइम मिलता है आप इस सीरीज के वीडियो को अवश्य देखें। यह मेरी आपसे गुजारिश है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का डिस्कशन। उससे पहले यदि आपको इन सभी वीडियोस की, यानी कि लगभग 23 वीडियो में मैंने ये पूरी सीरीज कवर की है, यदि ये 23 वीडियोस की PDF आपको डाउनलोड करनी हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर जाकर ये पूरे 23 वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यह है मेरे तमाम प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर मैं एक्टिव रहता हूं, यहां पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2006 में ये यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित देशों के किस समूह से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन है ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ब्राजील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथोपिया और इंडोनेशिया। ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रारंभिक अध्याय में ही हमको ये बताया जाता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। वहीं पर आप ये पढ़ते हैं कि भाई ये जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है और भूमध्य रेखा है, ये किस किस एरिया से होकर गुजरती है वर्ल्ड में, किस किस महाद्वीप से ये पास होती है ना, कौन सी राजधानी इसके ज्यादा समीप है, एशिया महाद्वीप का कौन सा देश इस भूमध्य रेखा के साथ सीमा साझा करता है, ये तमाम प्रकार के डिस्कशन होते हैं। ठीक है, ये है वर्ल्ड मैप। और यदि वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंगली बात करें तो ऊपर के वर्ल्ड मैप की अभी फिलहाल हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं। और भूमध्य रेखा के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो बच्चे याद रखें कि यह है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट वाला सेक्शन, यानी कि यह है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप वाला एरिया, और यह है अफ्रीका महाद्वीप वाला सेक्शन। आगे की ओर आएंगे तो यहां पर हमें इंडोनेशिया भी देखने के लिए मिलेगा। यह है इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड, जावा द्वीप, बाली द्वीप। ऊपर की ओर आता है यह है बोर्नियो आइलैंड। ये नीचे की ओर आपको देखने के लिए मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, परंतु इनकी आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि हमें एक प्रकार से यह समझना है कि ये जो भूमध्य रेखा है ये किस किस कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। तो यहां पर आप पाएंगे कि भाई ये जो भूमध्य रेखा है ये एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और साउथ अमेरिका महाद्वीप। और यदि सागरों की बात कर लें तो प्रशांत महासागर जो यहां पर होगा उसी का पोर्शन यहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो प्रशांत महासागर से भी ये गुजरती है, साथ में ये है हिंद महासागर, यहां से भी गुजरती है, और अटलांटिक महासागर से भी ये पास होती है। तो यहां पर याद रखें कि यदि महाद्वीपों की हम बात करें तो 3 महाद्वीपों से, और साथ में सागरों की बात करें तो 3 सागरों से ये पास हो रही है। तो इस हिसाब से इन्हीं सभी के टोटल मिलाकर आप पाएंगे कि 13 देशों से ये गुजरती है। अब इन 13 देशों में आते कौन कौन से हैं उसकी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले यदि आप साउथ अमेरिका महाद्वीप की बात करेंगे तो इसमें शामिल किया जाता है भाई कोलंबिया है, इक्वाडोर को शामिल किया जाता है, साथ ही साथ इसमें ब्राजील को शामिल किया जाता है। जब आप यहां पर आएंगे तो इसी भूमध्य रेखा पर एक प्रकार के वन आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनको कांगो वन कहा जाता है, और कांगो वन के आसपास 2 देश हैं, एक है कांगो गणराज्य और एक आता है स्वयं कांगो देश। इसके अलावा जब आप थोड़ा सा यहां पर आएंगे तो यहां पर साओ टोमे एक देश दिखेगा, वहां पर लिखा हुआ है, एटलस में जाएंगे तो साओ टोमे प्रिंसिपल लिखा हुआ है, यहां पर देखने के लिए मिलेगा। फिर युगांडा भी मिलता है, केन्या भी मिलता है, और सोमालिया के निचले यानी कि जो दक्षिणी सोमालिया वाला एरिया है वहां से ये पास होती है। और आगे की ओर जाएंगे तो ये जो इंडोनेशिया है इसके बारे में एक डेटा आप पढ़ते हैं कि ये पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि एक्चुअली
इस मैप में भूमध्य रेखा को बिल्कुल एक्यूरेट बना पाना उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया पूरे एशिया महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है जो कि उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी है, यानी कि दोनों ही गोलार्धों में ये मौजूद है। तो इंडोनेशिया से भी ये पास होती है और साथ में मलेशिया को ये टच करती है। ठीक है, साथ ही साथ प्रशांत महासागर में एक आइलैंड आपको देखने के लिए मिलेगा, इसका नाम है किरिबाती आइलैंड। इस एरिया से भी ये पास होती है, यानी कि टोटल मिलाकर यदि आप देखेंगे तो 13 देशों से गुजरती है। अब जितने भी देशों के नाम मैंने यहां पर बोले उसके अकॉर्डिंगली यदि हम आंसर टिक करना चाहें तो कोलंबिया मैंने बताया था साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। केन्या अफ्रीका का है। इंडोनेशिया भारत का है। जाम्बिया अफ्रीका में नीचे की ओर है, अर्थात इस सेक्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा जाम्बिया जिम्बाब्वे, जहां से यदि मान लीजिए मकर रेखा के बारे में बातचीत होती तो हम इस पर विचार कर सकते थे, परंतु ये नहीं आएगा। तो जाम्बिया के कारण ये ऑप्शन गलत हो गया, सूडान के कारण ये ऑप्शन गलत हो गया, है ना। मलेशिया ब्राजील से तो गुजर रही है। वेनेजुएला का नाम मैंने नहीं लिया, है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। इथोपिया से भी नहीं गुजरती है। इंडोनेशिया इसमें केवल करेक्ट है। तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें तीनों ही जो दिए गए विकल्प हैं ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दी गई नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है, इसमें पूछा गया है। तो देखिएगा भाई, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो ये सभी नदियां सिंधु नदी तंत्र से संबंधित हैं। किस प्रकार से? तो आप शायद ये बात जानते होंगे कि जो हमारी सिंधु नदी है उसका उद्गम, जैसे यदि मैं ऐसे बात करता हूं कि यह है भाई हमारा LAC वाला एरिया, यहां पर आता है हिमाचल प्रदेश, आफ्टर दैट ये है उत्तराखंड। इसको मैं इतना ही ड्रॉ करता हूं। यहां पर आप पाएंगे कि यह है हमारा LOC, यह है जम्मू कश्मीर, पंजाब हरियाणा, पंजाब राजस्थान, और फिर नीचे की ओर आ जाएगा गुजरात। तो इतने ही मैप को मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, कारण आप आगे समझ जाएंगे। यहां पर आपको एक रेंज दिखाई देती है जिसको हम कैलाश रेंज बोलते हैं। एक्चुअली इस पोर्शन में आपको कैलाश रेंज देखने के लिए मिलेगी, और कैलाश श्रेणी के जो पर्वतपदीय क्षेत्र है यहां पर आपको एक झील दिखाई देती है, इसको नाम दिया जाता है मानसरोवर लेक। और ये मानसरोवर झील को एक प्रकार की जल विभाजक कहा जाता है, क्योंकि यहां से कई नदियों का उद्गम होता है, जैसे कि सिंधु, सतलुज और मैकोंग वाला जो एरिया है वो ऊपर से निकलती है ना, साथ में ब्रह्मपुत्र। यानी कि ये हुआ कैलाश का जो पर्वतपदीय एरिया है इसको नाम दिया गया मानसरोवर झील, और यहीं से उद्गम लेती है हमारी सिंधु नदी। कुछ इस प्रकार से गिलगित के पास जाती है, दक्षिणावर्ती मोड़ लेती है, और यहां से ये फिर प्रवेश करती है कहां पर? पाकिस्तान में, और कराची के पास जाकर अपना मुहाना बनाती है। यहीं से सतलुज नदी निकलती है और कुछ इस प्रकार से आते हुए पाकिस्तान के मिठानकोट के पास ये अपना जल इस सिंधु नदी में गिराती है। आफ्टर दैट इसी के बीच में कई और नदियां आ जाती हैं, जैसे सिंधु के बाद आ जाती है झेलम, झेलम के बाद यहां पर आ जाती है चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, यहां पर आ जाती है रावी, यहां पर जो पाकिस्तान में नहीं जाती व्यास नदी, और ये सहायक नदी है किसकी? रावी, जो चिनाब और व्यास नदी है ये सतलुज की सहायक नदियां हैं। अब इनडायरेक्टली ये सभी सहायक नदियां हैं किसकी? सिंधु की, परंतु इसके अलावा भी कई सहायक नदियां हैं, जैसे कि ऊपर से काबुल के पास से एक नदी आती होती है जिसका नाम है काबुल नदी, ठीक है, अफगानिस्तान से ही आती है, ठीक है। श्योक, द्रास, हुंजा, जास्कर, ऐसी तमाम प्रकार की नदियां आती रहती हैं। अब जरा यहां पर देखिएगा, इन्हीं नदियों की बात की गई है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछा गया है। देखिए श्योक नदी सबसे उत्तर में है, कहां से निकलती है? ये सियाचिन ग्लेशियर के पास से। जास्कर नदी ये इसके नीचे है थोड़ा सा, यानी कि यह भी सिंधु की सहायक नदी ही है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसके बारे में कि यह पूरी तरह से लद्दाख राज्य में विस्तृत है, यानी कि लद्दाख राज्य में ही पूरी तरह से यह प्रवाहित होती है। जो स्पीति नदी है इसके बारे में याद रखिएगा कि ये सिंधु के बाएं तट पर अपना मुहाना बनाती है, और ये सतलुज सबसे लंबी सहायक नदी में गिनी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी की बात हम कर लेते हैं। तो ये जो श्योक, स्पीति, जास्कर और सतलुज है इनका क्रम सही नहीं है। सही क्रम यही माना जाएगा कि सबसे ऊपर आएगी श्योक, उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा है श्योक, श्योक के बाद आती है जास्कर, जास्कर के बाद आती है स्पीति, और स्पीति के बाद आती है सतलुज। अब ये क्रम आपको सुनने में ज्यादा टफ लग रहा है, परंतु याद रखिएगा कि जब हम P2I बैचेस में अपनी पढ़ाई को जारी करते हैं, यानी कि P2I बैचेस में जब हम पढ़ते हैं, तो ये P2I बैचेस में हमारे पास इतना टाइम होता है कि एक एक बात
मैं आपको अच्छे से याद करा पाऊं, इसके लिए आवश्यक है कि आप इन P2I और इन SIP बैचेस को ज्वाइन करें। देखिएगा, जिन भी स्टूडेंट का टारगेट 2025 यानी कि ये 25 मई के एग्जाम को जो स्टूडेंट फोकस कर रहे हैं, उनके लिए स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर SIP प्लस बैचेस लॉन्च हुए हैं। इनमें एडमिशन लेने की जो अंतिम तिथि है यह है 25 मार्च, यानी कि इसके बाद ये बैचेस और नहीं आने वाले हैं। पहले से कई SIP बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। अब 2 महीने में और 2 महीने से भी इवन कम समय में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज कराया जाता है। एक प्रकार का क्रैश कोर्स है ये, जहां पर आपको एक एक बात बताई जाती है कि भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको किस प्रकार से पढ़ना है, क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं, और जो PDF फॉर्म होता है पूरे सिलेबस का, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपनी इस पूरी जर्नी को बहुत ही कम समय में और बड़े अच्छे तरीके से पूर्ण कर सकें। उसके लिए ये जरूरी होते हैं SIP प्लस बैचेस, ठीक है। और ये हैं P2I बैचेस जिनका भी टारगेटेड ईयर 2026 या 2027 में UPSC एग्जाम को फेस करने का है, उनके लिए ये संपूर्ण बैचेस हैं। इनका नाम होता है P2I, अर्थात प्रिलिमिनरी एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले ये बैचेस हैं। इनमें आपको 3 प्रकार के बैचेस मिलेंगे, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, जिनका प्राइस अलग अलग होगा। इस SIP का प्राइस भी अलग होगा। यदि आप AKV लाइव कोड का यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के तहत जो यहां पर प्राइस आपको बताया जा रहा है उतने में ये बैचेस मिलेंगे। याद रखिएगा, इसकी अंतिम तिथि है 25 मार्च और यहां पर जो बैच की शुरुआत हो रही है ये हो रही है 21 मार्च, यानी कि आज से ये बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसके पहले मैं इस बैच में ओरिएंटेशन सेशन लेकर आया हूं, यानी कि मॉर्निंग की पहली क्लास मैंने ही ली है। अब कल से आपकी एक्चुअल क्लास स्टार्ट होगी। तो आप जल्द से जल्द नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। अभी इनमें एडमिशन चालू है, तो जल्द से जल्द आप जाएं और AKV लाइव कोड का यूज करके आप इन बैचेस का पार्ट बने, ताकि आप अपनी UPSC की जर्नी को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकें। साथ में यदि मान लीजिए आपको NCERT की बुक्स का सेट चाहिए तो वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। आप AKV लाइव कोड का यूज करके 1459 रुपए में इनको प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही यदि जो 18 बुक्स का सेट होता है वो आपको चाहिए है तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। उसके लिए भी आप AKV लाइव कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सूची 1 और सूची 2 से, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में शहर दिए गए हैं और सूची 2 जो है ये शहर किस नदी के किनारे स्थित है, इसकी बात यहां पर की गई है। देखिएगा भाई, अब जनरली हम हर एक नदी को विश्व में पढ़ें। जैसे जब आप भारत की बात करते हैं, जब मैं पेड क्लास में पढ़ाता हूं तो लगभग 80-85 नदियों के बारे में मैं आपको मार्क कराता हूं। 80-85, इवन कई बार ये 100 पहुंच जाती हैं। यानी कि जब मैं नदी तंत्र आपको पढ़ाऊंगा तो नदी तंत्र को जब मैं और बारीकी से पढ़ाऊंगा तो इनकी संख्या 100 के आसपास पहुंच जाएगी। जो पेड क्लास के स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे, इस वीडियो को, वो सभी समझ गए होंगे कि हमने कितनी सारी नदियां पढ़ी हैं। पर बावजूद इसके वर्ल्ड में बहुत सारी नदियां हैं। अब एक एक कॉन्टिनेंट में ना जाने कितनी नदियां होंगी, तो हर एक कॉन्टिनेंट, हर एक महाद्वीप की नदी पढ़ पाना पॉसिबल नहीं हो पाता और ना ही वो इंपॉर्टेंट होती है। परंतु इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि हमको भ्रमित कर देते हैं कि यार ये भी पढ़ना रहता है क्या। नहीं, मोटे मोटे आधार पर आपसे पूछा जाता है कि भाई बताइए फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है, आपको पता है ना। जो जर्मनी है इसकी राजधानी मैड्रिड, ये किस नदी के तट पर स्थित है, आपको पता है। यदि सपोज नहीं पता है तो आपके पास दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको कोई ना कोई ऑप्शन तो बनेगा। यानी कि भाई यहां पर 4 चीजें दी गई हैं, 4 फैक्ट दिए गए हैं। इन 4 फैक्ट में से एक आध फैक्ट तो आपसे बन ही जाएगा। जैसे यदि हम बात करते हैं तो भाई जो वॉशिंगटन डीसी है, वॉशिंगटन डीसी के बारे में हमने ये सुना है, वॉशिंगटन डीसी के आसपास ही आप देखेंगे न्यूयॉर्क है, इसी के आसपास आप देखेंगे सेंट लॉरेंस नदी है ना। तो यहां पर याद रखें वॉशिंगटन डीसी, जिसमें डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये मोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। इतनी बात मुझे पता है। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है ये सीन नदी के तट पर स्थित है। अब मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं, है ना, कि भाई असल में मैड्रिड किस नदी के तट पर स्थित है और बर्लिन किस नदी के तट पर स्थित है। मुझे बर्लिन का पता था, परंतु मैं अभी इसमें कंफ्यूज हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्प्री नदी के तट पर स्थित है, परंतु मैं मैड्रिड के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूं। तो चलिए एक बार हम एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं भाई, कि जो वॉशिंगटन डीसी है ये पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। तो ये मेरे अकॉर्डिंगली कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, तो ए का 4th है, तो ए का 4th यहां पर दिया हुआ है और ए का 4th यहां पर दिया हुआ है। पर मुझे यह जरूर पता है कि जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है ये सीन नदी के तट पर है, यानी कि 3rd का 2nd हो सकता है। तो 3rd का 2nd यहां पर भी है और 3rd का 2nd यहां पर भी है।
अब मैं अपना तीसरा उपयोग निकालता हूं कि भाई मुझे ये लग रहा है कि ये जो बर्लिन है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, ये स्प्री नदी के तट पर है। तो ये किस किस में हो सकता है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी है ना, सॉरी 3 है, तो यहां पर 3 इसमें आ रहा है। मतलब कि मेरे अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये सही आंसर होगा। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है, तो भाई याद रखो कि मुझे ये 3 ऑप्शन पता थे। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो हो सकता है कि आपको इसके अलावा कई और ऑप्शन पता हो। मुझे पोटोमैक नदी इसलिए पता है क्योंकि इसको मैं पेड क्लास में पढ़ाता हूं, परंतु आपको हो सकता है कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन पता हो। तो आपके साथ ये जो एलिमिनेशन मेथड है ये थोड़ी सी कारगर रहेगी। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा संयम बना के रखना होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आपने क्वेश्चन कर दिया। जल्दबाजी में यदि क्वेश्चन का आंसर हम निकालने के लिए जाएंगे तो ये हमेशा गलत ही होता है। आवश्यक ही होता है हम धैर्य बनाए रखें और साथ में थोड़ा सा देख लें भाई कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऑप्शन के हिसाब से यदि खेलना चाहें तो किस प्रकार से इसका आंसर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसकी जानकारी मैंने आपको देती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश लिथुआनिया की सीमा नहीं बनाती है? यहां पर बनाती है लिखा है, परंतु असल में लिथुआनिया से सीमा नहीं बनाता है ये होगा। चलो एक बार देख लेते हैं। देखो भाई, यदि लिथुआनिया की हम बात करें तो एक प्रकार का ये बाल्टिक देश है, मतलब कि ये बाल्टिक नेशन की कैटेगरी में आता है। अब ये बाल्टिक देश क्या कहलाते हैं, तो एक बार मैं पूरा वर्ल्ड मैप यहां पर बना देता हूं ताकि आपको ये सभी बातें क्लियर रहें। देखिएगा, आप ये बात जानते हैं कि यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, इस एरिया में हमको देखने के लिए मिलता है, ये है अफ्रीका महाद्वीप वाला एरिया, दैट इज अफ्रीका महाद्वीप। आगे की ओर आएंगे तो यह है लाल सागर, यह है पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी, यहाँ पर आता है द ग्रेट इंडिया। आगे की ओर यह है साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर साउथ चाइना सी, कोरियन कंट्रीज और कामचटका का प्रायद्वीप। ठीक है, यहाँ पर आएंगे इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, इंडोनेशिया द्वीप, सुमात्रा, बाली, जावा है ना, ये तमाम बोर्नियो आइलैंड। आगे की ओर आएंगे तो यहाँ पर है ग्रीस, इटली और यहाँ पर डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड वाला एरिया। ये पूरा कंप्लीटेड नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड वाला सेक्शन। आफ्टर दैट ये वाला जो सेक्शन है यहाँ हमको देखने के लिए मिलेगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये हमारा साउथ अमेरिका महाद्वीप या फिर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो ये है मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पर आता है हडसन की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी का अभी वर्तमान में नाम चेंज हो गया है, आई नो। यहाँ पर कैलिफोर्निया, और देन ये पूरा वर्ल्ड मैप बनकर तैयार है। एक रफली मैनर में मैंने ये मैप बनाया है। देखिएगा, क्वेश्चन क्या था, लिथुआनिया। तो लिथुआनिया एक्चुअली इस पोर्शन में आपको स्थित देखने के लिए मिलेगा। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, रूस यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा। रूस का एक पार्ट है जिसको के लेनिनग्राद का नाम देते हैं, वो यहीं पर आपको मिलता है। ये करंट सिचुएशन में चर्चा में है क्योंकि भारत ने यहाँ से तेजस जो जहाज हैं वो मंगाए हैं और उसके कारण से ये वाला पूरा एरिया चर्चा में है। चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है अभी इस समय। ये तो एक प्रकार का बाल्टिक देश है, यहीं पर आते हैं बाल्टिक सागर और यहीं पर स्थित देशों को नाम दिया जाता है बाल्टिक नेशन। ये तो यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र यानी कि लिथुआनिया के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, इस विषय में हमको चर्चा करना है। यदि दक्षिणी भाग में देखेंगे तो ये पोलैंड सीमा बनाता है, क्योंकि हमको जैसे ही हम लिथुआनिया का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में आता है कि पोलैंड सीमा नहीं बना सकता, परंतु पोलैंड सीमा साझा करता है। यूक्रेन यहां पर सीमा नहीं बनाता है क्योंकि यूक्रेन कहां पर आता है ये बात आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आगे आते हैं बेलियरिक। हाँ, यहां पर और भी देश आएंगे, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, रूस। बेलियरिक द्वीप समूह कहां स्थित है? याद रखें कि वैसे तो भूमध्य सागर में कई प्रकार के आपको आइलैंड, कई प्रकार के द्वीप स्थित देखने के लिए मिलेंगे, है ना। और यूरोप महाद्वीप जो है वो उसके कई देश ऐसे हैं जिसकी कई कॉलोनियां अलग अलग सागरीय क्षेत्र में मौजूद हैं। यूके की थ्योरी के बारे में आप जानते होंगे, क्योंकि फॉकलैंड आइलैंड पर देखेंगे आप तो यूके का अधिकार है। विश्व के तमाम ऐसे एरिया आपको देखने के लिए मिलेंगे और तमाम ऐसी जलसंधियां आपको देखने के लिए मिल सकती हैं जिन पर यूके नहीं तो किसी ना किसी यूरोपियन नेशन का अधिकार है। ठीक है, इसमें जो एनक्लोज समझौता है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता ही है, साथ में और भी कई डायमेंशन इसके निकल के आते हैं। उन डायमेंशन की हम कभी और बात करेंगे, परंतु याद रखिएगा कि यूरोप महाद्वीप के जितने भी देश हैं, अब चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूके यानी कि ब्रिटेन वाला एरिया हो, इनकी कई छोटी छोटी कॉलोनियां अलग अलग सागरीय क्षेत्रों में मौजूद दिखाई देती हैं। उन्हीं में से एक है बेलियरिक द्वीप, और ये जो बेलियरिक द्वीप है ये भूमध्य सागर में स्थित है।
किसके अधिकार क्षेत्र में है? यदि हम इसकी बात कर लेते हैं तो हमेशा याद रखिएगा ये स्पेन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। किसके? तो यहां पर स्पेन के अधिकार क्षेत्र में ये आएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पनामा की सीमा नहीं बनाता है? ठीक है, तो पनामा देश कहां पर है? यह है मध्य अमेरिका वाला एरिया। यहां पर ग्वाटेमाला, सेल्वाडोर, जस्ट अ सेकेंड पेन चेंज कर लेता हूं, ग्वाटेमाला, सेल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। कोस्टारिका सी से आएगा और पनामा। इसके साथ कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं? तो यहां नीचे है कोलंबिया, ऊपर आता है कोस्टारिका। ठीक है, कोस्टारिका है ना इसमें? कोस्टारिका हाँ है। ठीक है, तो कोलंबिया आता है, कोस्टारिका आता है, यहां पर आता है कैरेबियन सागर। और ये कैरेबियन सागर किसका भाग है? तो यहां पर ये पूरा एरिया है अटलांटिक महासागर का, और इस साइड हमको देखने के लिए मिलेगा प्रशांत महासागर वाला सेक्शन। तो अब इसके अकॉर्डिंगली देखो, कैरेबियन सागर है, प्रशांत महासागर है, कोस्टारिका है और कोलंबिया है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन का आंसर क्या है। कोस्टारिका मैंने बताया ये सीमा बनाता है, कोलंबिया सीमा साझा करता है, ये हो जाएंगे, प्रशांत महासागर सीमा बनाता है। वेनेजुएला के बारे में याद रखिएगा, वेनेजुएला की लोकेशन मैं आपको बता देता हूं कि असल में यदि आप देखेंगे तो यहां पर है कोलंबिया, कोलंबिया के इस साइड आपको देखने के लिए मिलेगा वेनेजुएला, जो कि अभी इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि आर्थिक मंदी से जूझने वाला देश है। बहुत बड़ी आर्थिक मंदी यहां पर आई है, शायद आप इससे परिचित हों, और यदि नहीं परिचित होंगे तो एक बार जाकर इसके बारे में आर्टिकल जरूर पढ़ लेना, बहुत ज्यादा चर्चा में ही है। एक तो ये आर्थिक मंदी के कारण चर्चा में है, और दूसरी बात कि यहां पर एक झील है जिसका नाम है मराकाइबो झील, और इस मराकाइबो झील पर आपको विश्व के सर्वाधिक तेल भंडार देखने के लिए मिलते हैं। चलो आगे आते हैं। लाटविया निम्नलिखित देशों में से किसके साथ या फिर किस एक के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? चलिए भाई, लाटविया की बात हो रही है, मैंने बताया था बाल्टिक नेशन की कैटेगरी में ये आता है। रूस के साथ सीमा बनाता है, लिथुआनिया के साथ भी बनाता है, एस्टोनिया के साथ भी बनाता है। पीछे मैंने आपको एक सिंपल से डायमेंशन में बता दिया था कि ये वाला जो एरिया है इसको हम काउंट करते हैं किसमें? एक्चुअली बाल्टिक क्षेत्र की कैटेगरी में, क्योंकि यहीं पर आपको बाल्टिक सागर भी देखने के लिए मिलेगा। पोलैंड के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। महान एशियाई नदी मैकोंग नदी निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं बहती है की बात हो रही है। देखिए भाई, चीन में जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां से ये उद्गम लेती है, और ये लाओस कंबोडिया के पास अपना मुहाना बनाती है दक्षिण चीन सागर में। दक्षिण चीन सागर की लोकेशन यहां पर है, ये यहां से ये निकलती है, इस सेक्शन में ये अपना मुहाना बनाती है, और यहीं पर आपको लाओस, कंबोडिया, वियतनाम वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। जो मलेशिया है, मलेशिया यहां पर दिया हुआ है ना, कहां गया? यहां पर जो मलेशिया दिया हुआ है, मलेशिया कहां पर आता है? तो मलेशिया आपको इस लोकेशन पर देखने के लिए मिलेगा। यहां तक मैकोंग नदी आती ही नहीं है। म्यांमार की बात करें तो यहां पर आती है, ठीक है। इसके आगे जितने भी देश आएंगे आएगी, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के देश, परंतु ऊपर वाले साउथ चाइना सी के आसपास वाले, यहां मलेशिया, इंडोनेशिया ये नहीं आती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी इज मलेशिया। नेक्स्ट है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? 2003 का क्वेश्चन है, एक प्रकार का ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यानी कि भाई 2003 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे आप अंदाजा लगा सकते हैं। किस्मत अच्छी रही तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि आज जिन क्वेश्चन के आंसर हम बड़े ही इजी मैनर में याद कर लेते हैं, कभी वो यूपीएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन थे, यूपीएससी लेवल के। ठीक है, देखिएगा यहां पर दिया हुआ है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमेजन नदी, तो ये तो सबसे लंबी नदी है। सेंट लॉरेंस, मिसौरी, जाम्बेजी। भाई कई बार आपने देखा होगा कि विक्टोरिया नदी जाम्बेजी नदी पर स्थित है, और जाम्बिया जिम्बाब्वे की ये सीमा साझा करती है। अमेजन नदी की बात करें तो ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी की कैटेगरी में आती है, सबसे बड़ी नदी है, पहली बात। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम ओंटेरियो झील से होता है। मिसौरी मिसिसिपी की सहायक नदी है जिसने यूएसए के वृहद मैदान का निर्माण किया है। साथ ही साथ याद रखें, सेंट लॉरेंस ओंटेरियो झील से निकलती है, जो कि ग्रेट लेक्स का पार्ट है। ओंटेरियो झील से ये उद्गम लेती है। आफ्टर दैट, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भू आबद्ध है? ठीक है, कौन सा एक देश भू आबद्ध है? देखिए भाई, पेरू, उरुग्वे, सूरीनाम, बोलिविया, ये तमाम देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप मतलब कि इस महाद्वीप के ये देश हैं। ये पेरू यहां पर आता है, बोलिविया अंदर दिखाई देगा, इसी के बाजू में परग्वे है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम चलता है कि बोलिविया के अलावा जो परग्वे देश हैं ये दोनों ही स्थल रुद्ध देशों की कैटेगरी में आते हैं। ठीक
ठीक है। तो बोलीविया की जगह यदि परग्वे भी ऑप्शन होता तो ये भू आबद्ध है। भू आबद्ध का मतलब होता है स्थल रुद्ध देश, मतलब कि एक ऐसा देश जो कि चारों ओर से स्थल खंड से घिरा हो, इसको स्थल रुद्ध, लैंड लॉक्ड या फिर भू आबद्ध देश कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा नहीं बनाता है कि यहां पर बात हो रही है? अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बार बार हमने पढ़े हैं कि ये बनाते हैं। सीधा सा ऑप्शन लग रहा है पेरू। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। कैस्पियन सागर की बात करें तो दो महाद्वीपों की सीमा पर अर्थात एशिया व यूरोप की सीमा पर ये स्थित है, एशिया व यूरोप की। साथ ही याद रखें, मैं मालूम नहीं जब यूरोप लिखता हूं तो इंग्लिश में ही लिख देता हूं, सॉरी उसके लिए। तो यहां पर याद रखिएगा कि पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, तो ये नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार करिए। तो यहां पर बोला हुआ है अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मैसेडोनिया। निम्न इनमें से किस देश की सीमा एड्रियाटिक सागर से लगती है की बात हो रही है? तो भाई एड्रियाटिक सागर देखा जाए तो भूमध्य सागर का ही विस्तार है। इसमें कई प्रकार के सागर आते हैं। टिरहिनियन सागर, भूमध्य सागर कहां पर है तो इस मैप को देख लो, ये वाला जो एरिया है यह है भूमध्य सागर। ठीक है, इसी में टिरहिनियन सागर, इयोनियन सागर, इजियन सागर, एड्रियाटिक सागर, मेसिना की जलसंधि और ट्रेंटो जलसंधि, ये सब देखने के लिए मिलेंगे। जितने भी नाम मैंने बोले वो एटलस में आप जरूर मार्क कर लेना, उन पर एक बार नजर आप जरूर मान लीजिएगा। एड्रियाटिक सागर की बात करें तो इससे अल्बानिया तो सीमा बनाता ही है, साथ में बोस्निया भी सीमा बनाता है और क्रोएशिया भी सीमा बनाता है। मैसेडोनिया नहीं बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? कौन सी झील की यहां पर बात हो रही है? तो आप पाएंगे कि विक्टोरिया झील, जिसके बारे में अभी हमने देखा था कि ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। चार्ट छोड़िए, मलावी नहीं है, तो यहां पर विक्टोरिया झील, इन दोनों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। युगांडा, तंजानिया और केन्या के बीच में यह स्थित है। यहीं से नील नदी का भी उद्गम होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है महासागरीय गर्त और दूसरा है ये महासागरीय गर्त किस स्थान में मौजूद है कि यहां पर बात हो रही है। देखिएगा, यदि हम बातचीत करें तो सबसे पहले कर्माडेक के बारे में आप जानते हैं कि कर्माडेक जो गर्त है ये कहां पर स्थित है भाई? तो कर्माडेक गर्त आपको दक्षिण प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, जो सुंडा गर्त है, ये सुंडा गर्त आप पाएंगे कि ये हिंद महासागर के एरिया में स्थित है। तो इसी के आधार पर हम चलते हैं कि कर्माडेक दक्षिण प्रशांत महासागर में है, तो 20 का ऑप्शन नंबर 3, बी का 3 है, तो बी का 3 इन दोनों में आ रहा है। देखिएगा, इन्हीं दोनों में से एक होगा। सुंडा का मैंने बताया है कि हिंद महासागर में है, तो ये आ रहा है हिंद महासागर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच है, मेंडोना ट्रेंच है, कर्माडेक है ना, पेरू ट्रेंच है, ये सभी ट्रेंचेस मार्क कर लीजिएगा एटलस में, ये सभी ट्रेंचेस इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहां पर हमने आज का ये जो टारगेट था ये समाप्त किया और यहां पर आपकी पूरी ये जो ज्योग्राफी की प्रीलिम्स PYQ की सीरीज थी ये समाप्त होती है। यदि मान लीजिए आपके लिए यूजफुल रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और यदि इसकी PDF आपको डाउनलोड करनी हो तो मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जाकर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे ही और किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। करंट अफेयर तो मैं समय समय पर लेकर आता ही रहता हूं, तो करंट अफेयर में हमारी मुलाकात होती रहेगी। और यदि किसी भी सीरीज पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर वहां पर मुझे यानी सुझाव दे सकते हैं और साथ ही जितनी भी प्रकार से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तमाम प्रकार की हेल्प आप मेरे टेलीग्राम हैंडल से जुड़कर मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।